ठीक है, देख बेटा प्रियांश, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, एक्चुअली मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन इनडायरेक्टली ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन का एक और नाम था ना मोशन इन अ प्लेन। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन यदि आपको यह टॉपिक पढ़ना है तो आपको एक वेक्टर अलजेब्रा आनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा से गुजरना पड़ेगा, इस टॉपिक से गुजरना पड़ेगा, तब आप उस टॉपिक को पढ़ पाओगे। जैसे मोटरसाइकिल तब चलेगी ना जब उसमें पेट्रोल डलेगा, तो ये वो पेट्रोल है, ये वो पेट्रोल है, तब जाके आप ये मोटरसाइकिल चला सकते हो। फ्यूल है वेक्टर अलजेब्रा। अब तक तो हमारा काम चल गया, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि एक डायरेक्शन प्लस ले लो, एक माइनस हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म। इतने में सवाल सॉल्व हो जाते थे। लेकिन मोशन इन अ प्लेन का क्या मतलब, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई आदमी ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे चला जाए, तो इसको प्लस, तो इसको क्या लेंगे, इसको डिवाइड ले लें, मल्टीप्लाई ले लें, नहीं ना, ये एक्चुअली वन डायमेंशनल मोशन रहा ही नहीं। तो अब आपको बेटा वेक्टर अलजेब्रा सीखनी पड़ेगी। जैसे कैलकुलस अलजेब्रा सीखनी पड़ी ना, कैलकुलस अलजेब्रा सीखनी पड़ी, तब जाके आप एक नए अंदाज से फिजिक्स को पढ़ना सीखे। तो अब एक वेक्टर अलजेब्रा सीखना स्टार्ट करते हैं, और ये केवल ये अलजेब्रा जरूर लिख रहा है, पर केवल साइंस स्टूडेंट को ही नसीब होती है। ये जो साइंस लेता है उसी को नसीब होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले एक टॉपिक में रिवाइज करा दूं जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, स्केलर और एक तरफ वेक्टर। हालांकि हम आलसीपने में स्केलर बोलते हैं, पूरा नाम होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम आलसीपने में वेक्टर बोलते हैं, पूरा नाम होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब कोई क्वांटिटी है जिसको वेक्टर बोल दिया है। ठीक है, अब जैसे हम किसी का पूरा नाम लेके और पांडे जी, बस पांडे जी बोल के बोल देते इशारे, और पांडे जी, लेकिन कोई नाम तो होगा उसका पूरा, तो वैसे ही हम शॉर्ट में बोल देते हैं और वेक्टर जी, पूरा नाम है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं बता चुका हूं इसलिए बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, कि इनमें मैग्नीट्यूड होता है, इनमें भी मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यूज होती हैं। ठीक है, दूसरा वेक्टर में साथ में डायरेक्शन भी होती है। इट ऑलवेज हैव डायरेक्शन, इट ऑलवेज हैव डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या था, किसी को याद है ना, इट मे हैव डायरेक्शन। आपका कंफ्यूजन मैंने उस स्केलर उसमें दूर किया था। इनमें भी डायरेक्शन हो सकती है, फॉर एग्जांपल करंट, एग्जांपल के तौर पर करंट। बताओ करंट में डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी वो स्केलर है। मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर में केवल डायरेक्शन से अंतर नहीं होता। अब मुझे कौन बताएगा फाइनली अंतर था तो था क्या, कौन बेटा बताएगा टाइप करके, अंतर यदि था तो वो फाइनली अंतर था क्या स्केलर वेक्टर में। डायरेक्शन का अंतर नहीं होता है स्केलर वेक्टर में, जो अंतर था किसी को टाइप कर सको तो बताओ बेटा फटाफट। हाँ, शुभम चौधरी ने बिल्कुल सही टाइप किया, दिया ने भी ऑलमोस्ट सही टाइप किया, ऑलमोस्ट। हाँ, भूमिका ने भी सही टाइप किया। चलिए मैं इन तीन आंसर ये मान के चलता हूं कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं जो आपको याद है। मैंने ये बताया था यहां जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ दिखावे की डायरेक्शन होती है, यदि यहां है भी तो। अच्छा, हर वेक्टर में डायरेक्शन है? हाँ। हर स्केलर में डायरेक्शन है? ना। हाँ अक्षरा बिल्कुल ठीक बताया, हर वेक्टर में डायरेक्शन होती है। वेक्टर तो हमेशा डायरेक्शन लेके ही पैदा होता है, वेक्टर में तो डायरेक्शन होगी ही होगी। लेकिन स्केलर में डायरेक्शन है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। लेकिन यदि उसमें डायरेक्शन है भी इसमें, तो वो सिर्फ दिखावे की है, काम कुछ नहीं करेगी। डायरेक्शन हैज नो रोल, डायरेक्शन है भी हैज नो रोल इन कैलकुलेटिंग रिजल्ट, इन कैलकुलेटिंग रिजल्ट। रिजल्ट को कैलकुलेट करने में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसमें से नो वर्ड हटा दो तो यहां लिख दो, मतलब ये सेंटेंस कॉपी पेस्ट, बस नो वर्ड जो इसमें आ रहा है उसको हटा देना, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डायरेक्शन हैज रोल इन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। याद है ना, मैं वही वाला एग्जांपल रिपीट कर देता हूं, वही वाला एग्जांपल रिपीट कर देता हूं। बताइए, ये पत्थर है,
किधर जाएगा बताओ? मैंने इसमें 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी, किधर जाएगा ये? आप कहोगे सर डायरेक्शन तो बताओ, ऐसे कैसे कह दोगे कि ये इधर जाएगा, तो ऊपर जाएगा नीचे? जब तक मैं डायरेक्शन नहीं डिस्क्लोज करूंगा आप यही नहीं बता सकते पत्थर किधर खिसकेगा। भले ही मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया कि 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई मैं, लेकिन मैंने डायरेक्शन तो नहीं बोली ना। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी मैंने। अब आप बता पाओगे कि सर ये पत्थर इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इधर, क्योंकि मैंने ये फोर्स लगाई, ठीक है। अब मैं यदि आपसे ये कहूं मैंने इस पे 20 न्यूटन और लगा दी, इस पे 20 न्यूटन और लगा दी, क्या आंसर आएगा बोलो? ये पत्थर था, 20 न्यूटन से मेरे दम निकल रहे थे, एक बंदे ने आके 20 न्यूटन और लगा दी, तो बताइए इस पे कितनी फोर्स हो गई? 20 न्यूटन तो लग रही है, 20 न्यूटन और लग गई। अरे जल्दी टाइप करो, कुछ भी तो टाइप करो, आधा पद्धा नीचे जो भी तुम्हें लगता हो कि 20 न्यूटन तो लग रही थी, 20 न्यूटन और लगा दी। अच्छा कोई नहीं बोलेगा, गुस्सा हो गए नहीं? हाँ इच्छा दिया कह रहे हैं सर ऐसे कैसे बता दें। अच्छा एक बार बताइए, यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास बचपन में नहीं पढ़ाते थे, अच्छा भूमिका ने जवाब दे दिया 40, भूमिका ने दे दिया, बाकी सब चुप रहे। अच्छा यदि मैं बचपन में सवाल पूछता हूं कि मेरे बचपन में पूछते तो थे ना कि आपके पास 4 टॉफियां हैं, है ना, रिया ने 2 टॉफी और दे दी, कितनी और हो गई? बताओ कितनी हो गई? आपके पास 4 टॉफियां थी, 2 और दे दी, कितनी हो गई? बताओ 4 टॉफियां थी, 2 और दे दी, 6, 4 में 2 जोड़ दो, 6 टॉफी हो गई, बड़ा सिंपल। तो अब भी तो मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 20 न्यूटन फोर्स लग रही थी, 20 और लग गई। लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो इसलिए नहीं जवाब दे रहे थे, सर ऐसे कैसे आंसर दे देंगे? सर यदि किसी ने 20 न्यूटन ऐसे लगा दी तो भूमिका आप भूल गए बेटा, 20 इधर 20 इधर, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 20 और लगा दी, 20 और लगा दी, डायरेक्शन बता नहीं रहा हूं, तो आंसर कैसे आ जाएगा आपका? बिल्कुल ठीक, 20 इधर लगा दी तो भूमिका आप भूल गए। बताइए इस पत्थर पे 20 और 20 कितनी फोर्स लग रही है? 0। रिजल्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। 20 और 20 0, ये वेक्टर नहीं हो सकता है। जोर से यदि आपने घर पे बोलना चाल, मेरी माइक की यदि मेरी आवाज आपके घर में जोर से जा रही हो 20 और 20 0, तो हो सकता है आपके गार्जियन क्या कहने लग जाए कि किस मास्टर से ट्यूशन लगवा दिया हमने, ये क्या कर रहा है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। 20 और 20 0, हाँ वेक्टर में हो जाता है। और यदि यहाँ पे यदि मैंने यहाँ 20 न्यूटन ऐसे और 20 न्यूटन ऐसे लगा दिया, हाँ तब आएगा बेटा आंसर 40। 20 ऐसे 20 ऐसे, मतलब अब आप बताइए दोनों फिगर में। अच्छा सुन, यदि मैं जोर से केवल बोलू, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप तो पढ़ रहे हो फिगर देख के, 20 और 20 आप बोलोगे 0, मैंने कहा 20 और 20 आप बोलोगे 40। अच्छा जो सिर्फ हमारी बातों को सुन रहा हो वो क्या कहेगा, ये कभी 20 और 20 40 बोल रहे हैं, कभी 20 और 20 0 बोल रहे हैं, क्या हो गया इन्हें? क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ रिजल्ट देख के बता रहे हो, आप डायरेक्शन को देख रहे हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन थी तो रिजल्ट 40 आ गया, अपोजिट डायरेक्शन थी तो 0 आ गया। तो देखा क्या सेंटेंस था ये, नो बिना नो के पढ़ना है, डायरेक्शन है रोल इन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। और यहां मैंने क्या बताया था, यदि ये कोई ड्रम है, ड्रम में यदि पानी आ रहा है यूं करके 20 लीटर पर मिनट, है ना, और 20 लीटर पर मिनट इधर से आ रहा हो, तो ड्रम में बताना कैंसिल हो जाएगा क्या? एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ड्रम में जैसे ये कैंसिल हो गए थे, जैसे ये कैंसिल हो गए थे, तो क्या वहां पे भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, वहां यदि मैंने ये 2 पाइप पकड़ रखी हैं, ये 2 पाइप पकड़ रखी हैं ऐसे, और ड्रम की तरफ बस मुंह है, तो 20 इसमें से 20 इसमें से ड्रम में गिर रहा है 40 लीटर पर मिनट। पाइप को यूं रख लू, यूं रख लू, यूं रख लू, ऐसे डाल दूं, कैसे भी कर लू, हर सिचुएशन में ड्रम में 40 लीटर पर मिनट जाएगा। लेकिन बताइए फिर से ये पत्थर वाला एग्जाम्पल, ये वाला, इस वाले में आप तैयार हो जाइए। अब ये 20 न्यूटन फोर्स है और ये 20 न्यूटन फोर्स है। अब की बार ये दोनों एरो जो है इस वाले फिगर में, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में थे तो 20 और 20 आपने 40 कर दिया। जब ये दोनों एरो बिल्कुल ही अपोजिट थे तो 20 और 20 0 कर दिया। अब आपको क्या लगता है अब आंसर क्या आएगा बताओ? 20 और 20, अब क्या आएगा आंसर? अब एक ऐसे और एक कोई रैंडम डायरेक्शन है, एक ऐसे है 20, एक ऐसे, अब क्या आएगा? इसी चीज के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के लिए आए हैं। बिल्कुल इसका भी तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन इस बात को फील तो कर रहे हो ना कि ये आंसर 0 तो नहीं आएगा। थोड़ा फील लेके आओ, है ना, थोड़ा सा तो फील लेके आओ, ठीक है।
कि 2020 ये 0 तो नहीं आएगा, और तुम्हें ये भी फील आ रहा होगा कि इस बार 40 भी नहीं आएगा आंसर। आ रहा है फील या नहीं कि ये इस बार जो रिजल्ट है वो ना तो 40 आने से रहा जैसा इसमें आ गया था, क्योंकि इस समय ना ताकत बहुत बढ़िया लगी, दोनों की एक ही टोन में लगी, एक ही रिदम में लगी, एक ही डायरेक्शन में लगी, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो 40 तो नहीं होगा नो डाउट, हाँ 0 भी नहीं होगा, कुछ समवेयर बीच में कोई आंसर ऐसा फील आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है ये फील, बस फील। लेकिन केवल फीलिंग से फिजिक्स नहीं चल सकती ना, फीलिंग से कचौड़ी चल जाती है, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स, समोसा चल जाता है, दे आल्सो हैव फीलिंग्स, लेकिन फिजिक्स तो नहीं चल सकती ना, फिजिक्स को तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो ये है ना वेक्टर अलजेब्रा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, द वेक्टर अलजेब्रा। अब तक क्या हुआ, ये वाले जो क्वेश्चन थे वो 1 डायमेंशन में थे, तो निपटा दिए आपने, निपटा दिए 1 डायमेंशन वाले। लेकिन अब तो ये सिचुएशन थोड़ी सी लेवल बढ़ गया है, अब आपका लेवल बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है, तो हमें भी थोड़ी सी कमर कस के तैयारी करनी है। अब एक नया टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। इतनी देर तक मैंने सिर्फ प्रस्तावना रखी है इस चैप्टर की, कुछ समझे? जैसे कोई शो चालू होता है, बिग बॉस चालू होता है, तो भाई साहब आते हैं ना अपने पहले उस शो के बारे में बताने के लिए, ये खेल तो अभी चालू होगा, दिस इज अ मतलब कहते हैं क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में जो भी है, ठीक है? तो समझ गया नहीं समझ गए? यानी ये पूरी अलजेब्रा इस चीज को सॉल्व करने के लिए पढ़ने जा रहे हो आप। लग जाएंगे बेटा, अरे 3 से 4 दिन लग जाएंगे बेटा, 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 3 से 4 दिन लग जाएंगे यहां तक आते आते, यहां तक आते आते। लेकिन कमर कस के माइंड सेट कर लीजिए कि आप इसमें क्या पढ़ने जा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जहां वेक्टरों को जोड़ना सिखाया जाता है, वेक्टरों को डील करना सिखाया जाता है। ये एक अलग दुनिया है, अलग देश है, जहां अलग अलग तरीके से एडिशन होता है, अलग ही तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अपनी लैंग्वेज है, अच्छा हर देश की अपनी लैंग्वेज होती है, जहां हिंदी चलती है तो वहां हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है? कहीं फ्रांस है तो फ्रेंच चलती है, वेक्टर अलजेब्रा की अपनी लैंग्वेज, और सबका ड्रेस कोड भी अलग होता है, ठीक है ना? सबका ड्रेस कोड भी देशों में अलग अलग होता है, आप देखते होगे, ठीक है? पंजाब में जाओ तो पगड़ी बांध के चलते हैं, नहीं दाढ़ी रखते हैं पंजाबी। सऊदी अरब में जाओ तो वो व्हाइट कपड़ा बांध के प्रेशर कुकर की वो रबड़ लगा लेते हैं ना, फिर अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्ला वल्ला चलता है उनका। तो ऐसे ही वेक्टर की अपनी एक ड्रेस कोड है, वो ये है, सुनिए। दुनिया में अभी बताता हूं, सबसे पहले ड्रेस कोड है यहाँ पे, वो क्या है कि यदि मैंने लिखी फिजिकल क्वांटिटी, शुरुआत कर रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इन्हीं को तो पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन बिटवीन अस, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, अभी भी यूट्यूब पे वो पहला लेक्चर पढ़ा होगा, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, कितनी सारी, सारी तो नहीं लिख रहा मैं, कुछ लिख रहा हूं, जैसे मास है ना, एम लिख देता हूं, एम फॉर, और ब्रैकेट में मास लिख दिया, मास। सपोज करो वी वेलोसिटी, ठीक है? उससे पहले डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? टी टाइम, टी टेम्परेचर, ठीक है? एफ फोर्स, मैंने रैंडमली लिख दिया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिख दी, ज्यादा नहीं लिखी, 1 2 3 4 5 ही लिखी। अब क्या है, हमारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारी, और वो किन 2 कैटेगरी में है, वो किन 2 कैटेगरी में है? या तो इनमें से स्केलर, देखो दुनिया में भले ही कई तरीके के धर्म है, हमारी फिजिक्स में 2 ही धर्म की फिजिकल क्वांटिटी है, या तो एक स्केलर धर्म को अपना रही होंगी या वेक्टर धर्म को अपनाएंगी, 2 ही रिलीजन है यहाँ, या तो स्केलर रिलीजन को अपनाती है या वेक्टर रिलीजन। अब जैसे अलग अलग रिलीजन के लोगों का अपना अपना ड्रेस कोड होता है ना, हिंदू टीका लगाता है, कलावा बांधता है, ये सब, मोहम्मदन लोग पगड़ी, वो पगड़ी कहते हैं क्या होती है, वो जालीदार टोपी होती है ना ये। तो ऐसे ही यहां जो जो वेक्टर धर्म को अपनाते हैं उनके लिए एक ड्रेस कोड दिया, ये फिजिक्स की अपनी कोडिंग है, वो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर। तो इन सबसे कहा तुम सब अपने, जैसे हिंदू चुटिया भी रखता है, पंडित चुटिया रखता है ना, तो इनसे कहा तुम सब अपने सिर पे चुटिया रखोगे, जो जो वेक्टर है वो सब चुटिया रखेंगे। 1 डायमेंशन में तो काम चल गया आपका, लेकिन अब जो रियल फिजिक्स है वो पढ़िए, जो वेक्टर होंगे उन सबके सिर पर एक एरो होगा,
जो भी वेक्टर होगा उसको हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोडिंग जानते हो ना, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है, लैंग्वेज होती है C++, जावा, ये सब जो होती है, वैसे ही वेक्टर की अपनी कोडिंग है। तो जो जो वेक्टर होगा वो अपने सिर पे ये एरो हेड लगाएगा। जैसे एक और ले लेता हूं, वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जो जो वेक्टर होगा वो अपने सिर पे ये एरो लगाएगा। अब आप देख सकते हो, जैसे मेला होता है ना, मेले में कई तरीके के लोग घूम रहे होंगे, हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा। तो इस मेले में जिसके सिर पे टोपी लग रही हो वो वेक्टर है, जिसके सिर पे कैप लग रही हो, जिसकी चुटियां निकल रही हो वो वेक्टर है, मेले में देख के ही। हाँ, ये सारे एरो ये सिर्फ इंडिकेटिव है, ध्यान रखना, ये एरो इंडिकेटिव है और ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है। इट डजंट रेफर टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अभी मैं बता दूंगा, आपको सिर्फ टोपी पहननी है, टोपी पहनानी है इनको। अब आप देख रहे हो, अब इस मेले में आपको पहचानना है कौन स्केलर है कौन, तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। जिस पे टोपी नहीं लग रही वो स्केलर है, जिस पे टोपी लग रही है वो वेक्टर है, एरो लग रहा है इन शॉर्ट। ये रूल है, मेरे लिए भी रूल है कि वेक्टर क्वांटिटियों को सबसे पहले एरो के साथ इज्जत दी जाए। लेकिन ये सिर्फ इंडिकेटिव है, जैसे आगे पढ़ोगे मोमेंटम ये लगाओगे, आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियां पढ़ोगे उन पर ये लगाओगे, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कभी भी, जैसे सपोज करो फोर्स है, एरो यदि आप ऐसे लगा रहे हो तो गलत है, कि इधर है तो ऐसे लगा दिया, तिरछा लगा दिया, ये सारे सिंबल गलत है, सारे सिंबल गलत है बेटा। ये सिर्फ एक ही अलाउ किया गया है, मतलब ऐसे यहां इमोशंस में नहीं आना कि सर ये फोर्स तो उधर है तो इधर लगा दूं मैं, तो नहीं, उसके लिए अलग कोड है। पहले सिर्फ इतना सीखो कि जो वेक्टर होगा उसके सिर पे चुटियां लगेगी बस, और इधर की ओर ही लगानी है। चलिए, होपफुली कि आपको ये कहानी समझ में आ गई। ये सब गलत है कि ऐप पे ऐसे चुटियां लगा दी, उल्टी लगा दी, तिरछी लगा दी, तिरछी लगा दी। ठीक है, फिर आते हैं, देखो बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलना, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगला टॉपिक लेके आ रहा हूं। तो पहले तो ये बताया कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एंड ओवर दैट अ एरो साइन इज आल्सो एडेड ओवर द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके ऊपर ये और लगाएंगे। नाउ ये हो गया। फिर आते हैं, जैसे सपोज करो आप डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पे। अगला है इसमें ज्योमेट्रिकल, अगला पहला पॉइंट तो था, पहला पॉइंट तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पहला पॉइंट क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो अभी मैंने मिटाया है। दूसरा टॉपिक है, पढ़ा दिया, ऐसे नहीं बात कर रहा। दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब, जैसे सपोज करो एक आदमी, अच्छा एक मिनट मुझे बताना, सपोज करो मैं आपसे ये कहता हूं, ये कुछ ग्राफ है बहुत इजी, ये 2018, 19, 2020, 2021, ये कुछ 4 सालों का ग्राफ है बारिश का, ठीक है। तो आप देख के बताइए किस ईयर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, देख के बताइए। बहुत सिंपल है, वेरी गुड। इसमें भी आप टाइप करने में 6 घंटे लगा रहे हो। सिर्फ ये पूछा है, बताइए यदि ये कोई ग्राफ बता दिया कि किस ईयर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो ऑलमोस्ट सबने सही बता दिया, सर 2019 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। ऐसा क्या देख लिया आपने भाई, ऐसा क्या देख लिया कि सबने ये बोला कि 2019 में ज्यादा बारिश हुई है? क्योंकि आप पास्ट में पढ़ के आए हो कि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उस जगह का वो ये शो कर रहा होगा कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। यदि मैं आपसे कहूं कि समझ के वैसे क्या समझाना, ये शाहरुख खान है, ये ऋतिक रोशन है, स्मार्टनेस ऋतिक रोशन हुआ, ये शाहिद कपूर हुआ, ये शाहरुख खान हुआ, ये ऋतुराज वासनी हुए, ठीक है। कौन ज्यादा स्मार्ट है ये बताओ, अभी सामने आ जाएगा सच के, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए, कौन ज्यादा स्मार्ट है? हाँ तो सही, अच्छा ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, ओके, बस चलिए बेटा, ये निंजा टेक्निक है अपनी तारीफ करवाने की, ठीक। चलिए
अब आ जाइए, तो इन शॉर्ट आप ये टॉपिक जानते हो ना, जो जितना बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा उसको आपको बार ग्राफ में बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब, अब जैसे सपोज करो एक आदमी पहले 40 मीटर चला, समझना 40 मीटर चला, और उसके बाद मात्र 20 मीटर चला। और किस अंदाज में चला, देखिए पहले वो 40 मीटर चला और फिर वो 20 मीटर चला, ये पहला डिस्प्लेसमेंट था, और फिर वो थोड़ा सा टर्न हो गया था, मतलब चलते 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 टर्न हो गया था। तो मैंने क्या किया, वो जितना टर्न हुआ उतना तो एंगल घुमा दिया। अब एक चीज देखिए, मैंने यहां पर इस सिंबल को देखा आपने, पहले वो 40 मीटर चला और फिर वो 20 मीटर चला, तो ये चीज है S1 के लिए मैंने एक एरो लगाया है ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड था 40 मीटर, तो 40 मीटर है तो लेंथ बड़ी यूज करिए, और दूसरी बार उसका मैग्नीट्यूड केवल 20 मीटर था, तो अगली बार मैंने लेंथ इतनी बड़ी नहीं यूज की, औकात के हिसाब से यूज करी कि पहले 40 मीटर चलाए फिर वो 20 मीटर चलाए। इन शॉर्ट आपको यदि मैं ये भी ना बताऊं ये, तो आप सिर्फ लेंथ देख के बता दोगे, पहले ये ऐसे चलाए फिर ऐसे चलाए, पहले ऐसे ऐसे, ये लेंथ बड़ी है, तो यानी S1 जो था, S1 माने पहला डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू ज्यादा है। एरो बता रहा है इतनी तो लेंथ चला और इस डायरेक्शन में चला, ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये अलग चीज है, देखो S1 के ऊपर भी एरो लग रहा है, S2 मैंने क्योंकि S तिरछा कर दिया है, S2 को तिरछा कर दिया है, तो इसलिए ये तो पहला वाला हो गया कि किसी वेक्टर पर सिंबल पर एरो लगा दीजिए, वो ये बताता है कि वो वेक्टर धर्म को फॉलो करता है। लेकिन ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली जो वेक्टर जिधर है उधर ही दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था ना कि सर यदि फोर्स ऊपर हुआ, तो फोर्स ऊपर हुआ तो यहां नहीं दिखाएंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जैसे कोई बॉडी है उस पर फोर्स ऊपर लग रही है, तो दिस इज F1 वेक्टर। जैसे मैंने किसी ब्लॉक को इसको ऊपर उठाया, ये उठा रहा हूं ऊपर, फोर्स बताइए फोर्स किधर लग रही है, ये ब्लॉक है, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, अब इस पर मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, तो ये वाला एरो ऐसे दिखा दूंगा। यदि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ऐसे लगा दूंगा, 20 न्यूटन का दिखाया है तो ऐसे बना दूंगा एरो। तो देखिए ये एरो हेड बता रहा है कि फोर्स ऊपर लग रही है, और लेंथ बता रही है कि फोर्स तगड़ा है कोई, और जब मैं यहां लिखूंगा यहां ये लिख दूंगा बस। तो आप इस एरो को देखिए और इसको देखिए, इसका ये जो एरो है ये तो पहला टॉपिक था, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, ये तो दहेज में जुड़ गया है बेटा, कि मैं तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वेक्टर है, कि ये वेक्टर है। ओरिजिनल डायरेक्शन हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। देव ने लिखा मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी नहीं है क्या, किसमें मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी नहीं है, मैं नहीं समझा। अरे तुम मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ में, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वो समझते चलो। शायद 2 दिन दे दो मुझे, 2 दिन दे दो बेटा, आज का और कल का, तुम्हारा डाउट ही नहीं बचेगा। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें डाउट हो तो उसे रेज करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आए उसको रेज करना, अलग से अभी क्वेश्चन मत क्रिएट करना कि सर ऐसा करें वैसा करें, ये कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा अभी मन में। यदि मन में है तो अभी आप मुझसे करोगे नहीं, कागज पर लिख लेना, कल करना जब ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो अच्छा ये बताइए मुझे, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, देखिए सिंपली मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गई, मतलब इधर की डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गई। बताना, सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा मैंने, ये जो पत्थर है इसे 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं एक इधर लगा रहे हैं, फाइनली ये पत्थर किधर खिसकेगा? मैंने कुछ बोला ही नहीं, बस इतना ही इशारा, फिगर देख के बताइए ये पत्थर किधर खिसकेगा, ये पत्थर किधर खिसकेगा। तो आप इसमें CID क्या लगाओगे कि देखिए मैं बताता हूं, आप क्या लगाओगे, इस पे 2 फोर्स लग रही है, एक F1 है एक F2। आपने देखा F1 के लिए मैंने थोड़ा बड़ा लेंथ यूज किया और F2 के लिए थोड़ी छोटा एरो यूज किया है, मतलब इसकी लेंथ में कोड छुपा हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड का, इसकी लेंथ में इसका कोड छुपा हुआ कि ये पक्का फोर्स बड़ा होगा F2 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये पत्थर, हमें ये तो नहीं पता कितने मैग्नीट्यूड से जाएगा, लेकिन इतना पता है कि F1 की ओर इधर खिसक जाएगा। और एक चीज और नोटिस करना, फोर्स जो F2 थी वो भले ही इधर थी ज्योमेट्रिकली, लेकिन जब आपने उसकी चांद पर डंडा किया, चांद पर, वो उधर ही किया,
पहला टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फोर्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके सिर पे एरो तो एज इट इज लगाना है, चाहे वो हो किधर भी हो, लेकिन वो जहां है एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली फिर आपको वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा एक फिगर बनाना है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उस पर 4 फोर्स लग रही हैं, F1, F2, F3, F4, ये 4 फोर्स लग रही हैं। F1 की वैल्यू है सपोज करो 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये 30 न्यूटन और ये 20 न्यूटन। ये 4 फोर्स है ना, ये ईस्ट की ओर है, ये वेस्ट की ओर है, ये नॉर्थ की ओर है, ये साउथ की ओर है, ये 4 फोर्स हैं। अब ठीक है, अब आपको इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ बनाते थे ना, वहां आप यहां फिगर कैसे बनाओगे, देखिए मैंने आपको क्या बता दिया पहले इस टॉपिक से, जो वेक्टर जिस मैग्नीट्यूड का होगा उसको उतनी बड़ी लेंथ देंगे और जिधर होगा वो एरो हेड लगा देंगे। मैग्नीट्यूड छोटा है तो छोटा एरो बनाएंगे, एरो लगा देंगे। मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन कहीं और है तो लेंथ बना के ऐसे बना देंगे। इधर डायरेक्शन है तो इधर एरो बना देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन इससे समझाता हूं। तो ये रही सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन, ये रही वेस्ट, ये रही नॉर्थ और ये रही साउथ। अब ये कोई बॉडी है, बताइए, ये रही बॉडी, ठीक है, ये इस पे एक लग रही है 10 न्यूटन ईस्ट की ओर। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 न्यूटन मैंने एक फोर्स इस पर ऐसे लगे, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना दी, ठीक है, एक फोर्स मैंने लगा दी इस पे F1। बोलो पल्ले बड़ा है या नहीं, ठीक है, एक F1 एरो बनाया, ठीक है, और किधर की ओर एरो बनाया है मैंने, ये देखिए आप, ये वाला एरो, ये है ज्योमेट्रिकली, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की एक्चुअलिटी को। मैंने बनाया ये ईस्ट की ओर, जो ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस ब्लॉक को ईस्ट की ओर ले जाऊं। चलिए अब दूसरी देखते हैं। दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन वेस्ट की ओर। अब क्योंकि 10 न्यूटन को आप इतना बड़ा लेंथ दे चुके हो 10 न्यूटन को, तो फिर 20 न्यूटन को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। यदि आपको ये चीज यहां रिप्रेजेंट करनी है तो F1 और F2 के एरो बराबर नहीं बनाओगे आप, ठीक है। हाँ, ये छूट आपको मिल सकती है, वो ये कि जैसे ये तो सपोज करो ऋतुराज सर ने बनाया है फिगर, सपोज करो हम में से कोई, मान लो शिवेश को ले लेते हैं ना, शिवेश बनाना चाह रहा है इस फिगर को दोबारा से ईस्ट वेस्ट, तो सॉरी ईस्ट वेस्ट गलत लिख गया भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ। तो शिवेश बस ये क्या अपडेट मार सकता है, मान लो देखो मैंने इसके लिए ये फिगर यूज किया, अभी 2 फोर्स रह गए बनाऊंगा, हो सकता है शिवेश सिर्फ इतना बना दे, चलेगा। उसने 10 न्यूटन को सिर्फ इतनी बड़ी स्केलिंग दी है, उसने F1 को ऐसे बना दिया, लेकिन बनाया तो ईस्ट की ओर है। F2 के लिए फिर वो इतना बड़ा एरो बना देगा। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो वो भी ठीक है। चलिए अब ये ऋतुराज सर का डायग्राम है। अब चलिए F3 और बनानी है सर को 30 न्यूटन, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। तो सर अब इतना बड़ा एरो बनाएंगे, देख रहे हो, दिस इज F3। रीजन समझ रहे हो कितना बड़ा एरो क्यों बनाया है F3 का, रीजन समझ रहे हो इतना बड़ा एरो क्यों बनाया है, क्योंकि जब 10 न्यूटन के लिए मैं इतना बड़ा एरो यूज कर रहा हूं, इतनी लेंथ यूज कर रहा हूं, तो देखो 10 10 10 लगभग 3 गुनी हो गई। और F4 20 न्यूटन साउथ की ओर, 20 न्यूटन ये, इसके बराबर लेंथ यूज करूंगा, इसके बराबर लेंथ यूज करूंगा, लेकिन बस साउथ की ओर। बोलो ये फिगर का समझ में आया। शिवेश बना रहा है, शिवेश ऐसे बना सकता है, F1 के लिए इतना, F2 के लिए, तो ये उसकी स्केलिंग है। स्केलिंग वर्ड तो जानते हो ना, ये बताइए स्केलिंग वर्ड तो जानते हो ना, ठीक है ना। देखो यदि किसी को स्टैटिक्स फिक्स पड़ी हो तो कोई यूज कर सकता है 10 20 30 40 50 60 ऐसे यूज करता है, 10 20 30 40 50 60। कोई और बंदा इसी ग्राफ को, एग्जैक्टली इसी ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकता है, 20 40 60 कर सकता है या नहीं, बोलो। तो अब यदि ऋतुराज सर इस स्केलिंग में किसी ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं 40 ऐसे, तो वो जो इसको स्केलिंग यूज कर रहा है, तो दोनों ही ठीक है ना, दोनों ही ग्राफ ठीक है। बताइए इस फिगर को देख के बताइए इस ग्राफ की लेंथ कितनी है, इस फिगर को देख के बताइए ग्राफ की लेंथ कितनी है।
40, और इस ग्राफ की लेंथ कितनी है 40। फर्क नहीं है ना, तो इस फिगर और इस फिगर में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या सिखाया, मैंने दूसरा पॉइंट यह सिखाया कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को किस तरीके से डील करना है। जो उसका मैग्नीट्यूड हो उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो उसकी लेंथ रखेंगे, और जो उसकी डायरेक्शन होगी उधर की ओर एरो हेड रखेंगे, एरो हेड। और एक और चीज पता है, ये फिगर एक तरीके से और डील किया जा सकता है, प्लीज 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 समझना, ये फिगर ऐसे भी डील किया जा सकता है। आप अपने अंदर जब ऋतुराज सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना। ऐसे भी बन सकता है। कल एक पजल पूछी थी ना कि 4 गाय चारों अलग अलग दिशाओं में खड़ी हैं और बीच में घास रखी है, खा सकती है ना, तो F1 ऐसे बना सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F1 ऐसे बना सकते हो। मतलब फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये फोर्स भी तो इस पत्थर को ईस्ट की ओर ही धक्का दे रही है। चेक करो, चेक करो। मतलब इधर ना दिखा के आप ऐसे भी दिखा सकते हो। रिश्ता वही, सोच नहीं। ध्यान रखिएगा, रिश्ता वही, सोच नहीं। F2 20 न्यूटन, जो ऐसे दिखाया है वो ऐसे दिखा दो, जो F3 है वो ऐसे दिखा दो, F4 ऐसे दिखा दो। होपफुली की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट में मान लो समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो एक उसमें लेंथ होगी और एक एरो होगा। ज्योमेट्रिकली एरो का ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिकली लेंथ का भी ध्यान देंगे। लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय ये नहीं लिखते कि ये फोर्स इधर है तो ऐसे लगा दूं, वो नॉर्थ की ओर है तो ऐसे एरो लगा दूं ना। ये तो सबके ऐसे ही चलेंगे, कोई भी वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो तो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसे। अब किधर है किधर, वो तुम अपनी ज्योमेट्री से दिखाओ ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर है ऐसे दिखाओ ना, ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। बताइए, मैं आपसे एक बात बोलता हूं फटाफट। एक वेक्टर ये रहा, मान लो एक वेक्टर ये रहा, इधर जा रहा है, मान लो इसका नाम है ए वेक्टर। एक वेक्टर ये रहा, सपोज करो ये। तो बताइए, मैं ये देखना चाह रहा हूं कैमरा व्यू ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिखाया है, जल्दी टाइप करो। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री है ना। यानी दिख तो सबको सही रहा है, लेकिन सच्चाई ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये टेक्निक, ये रहस्य, ये लॉ मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। पहली बार में सब वही करते हैं जो आपने किया, 60 डिग्री, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वेक्टरों में, और यदि ये फिगर ऐसे होता, यदि ये फिगर ऐसे होता, सुनिए, यदि ये फिगर ऐसे होता, अब ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल 60 है, तो ए और बी के बीच का एंगल 60 है। अब इस फिगर में और इस फिगर में कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर है, गौर से देखो, अंतर देखने वाले को दिख जाएगा। मैं हट रहा हूं सामने से। यदि मैंने फिगर ऐसे बनाया होता तो ए और बी के बीच का एंगल वाकई 60 है, लेकिन यदि मैंने फिगर ऐसे बनाया है तो ए और बी के बीच का एंगल 120 है। तो शर्त क्या है, रूल क्या है, बताता हूं। दो वेक्टरों के बीच में एंगल, दो वेक्टरों के बीच में एंगल तब लिया जाता है या तो दोनों वेक्टर किसी पॉइंट से डाइवर्जिंग हो, डाइवर्जिंग 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 वर्ड समझते हो ना, उस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे हो, या दोनों उस पॉइंट पर कन्वर्जिंग हो, कन्वर्जिंग हो। एक एरो ऐसे आ रहा है और एक एरो ऐसे आ रहा है, या तो उस पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे हो या दोनों उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हो। अच्छा, उसमें भी एक कलेस है, तो बड़ा वाला एंगल नहीं लेना, छोटा वाला एंगल लेना है। भाई देखा जाए, यदि मैं मैथ के हिसाब से बात करूं, अपना दिमाग खोल के बात करूं, तो इन दो लाइनों, ये लाइन है, ये वेक्टर नहीं है क्योंकि मैंने एरो हेड नहीं मारे, तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल ये भी है और ये भी है या नहीं, बोलो?
यदि ये नहीं होता तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाए क्यों जाते, फिर क्यों पढ़ाए जाते आपको फिर? तो वेक्टर में एक सीधी सादी डेफिनेशन है, बहुत सटीक डेफिनेशन है कि दो वेक्टरों के बीच में पहली बात एंगल तब लिया जाएगा या तो दोनों वेक्टर डाइवर्जिंग हो उस पॉइंट से, और या दोनों वेक्टर उस पॉइंट पे कन्वर्जिंग हो, ठीक है। उसके बाद जो छोटा वाला बनना होगा वो लिया जाएगा। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। पहले बताइए तो क्या हुआ, तो दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल लेने की शर्त है या तो दोनों ही डाइवर्जिंग हो या दोनों ही कन्वर्जिंग हो। यहां क्या हो रहा है, साला एक ए वेक्टर तो भाग रहा है वहां से, देखो ये जो पॉइंट है ए भाग रहा है यानी डाइवर्ज हो रहा है, और बी वहां आ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, वेक्टर में रूल है ही या तो दोनों डाइवर्ज हो, दफा हो जाए मेरी नजरों से, या दोनों आ जाओ। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि एक भाग रहा है और एक आ रहा है। अब बताना इसमें ये बताइए रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से दोनों वेक्टर डाइवर्जिंग है या नहीं है, ये बताओ। रूल के हिसाब से वेक्टर डाइवर्जिंग है ना, क्योंकि इस पॉइंट से ए भी भाग रहा है बी भी भाग रहा है। तो इनके बीच का एंगल ये इनके बीच का एंगल ये अल्फा है या इनके बीच का एंगल बीटा है, बताओ। इनके बीच का एंगल अल्फा है, ए एल एफ पी एच ए लिख देना यदि बेसिक सिंबल ढूंढ पाओ, और बीटा लिखना हो तो बीईटी। तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है या बीटा, हाँ अल्फा लिया जाएगा, क्योंकि शर्त है छोटा वाला लिया जाएगा। सपोज करो एक मिनट, मैंने बी वेक्टर को घुमा के, फील करना ये रहा ए वेक्टर, और बी वेक्टर को घुमा के नीचे ले आया यूं, दिस इज बी वेक्टर। तो अब अल्फा लिया जाएगा या बीटा लिया जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल बीटा होगा, छोटा एंगल बीटा है। अच्छा, इस लॉजिक से आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर बन जाना चाहिए। तो बताइए दो वेक्टरों के, इन दोनों को जो अभी मैंने समझाया कि बी की टांग घुमा के मैंने नीचे ले आया, तो बताइए दो वेक्टरों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, दो वेक्टरों के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, कितना हो सकता है मैक्सिमम एंगल, फील करके बताइए यदि ये समझ में आ गया तो। 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, 180 डिग्री। कविशा अरे देखो ये दो वेक्टर है, मान लो इनके टिप बाहर है। कभी कभी ये लगता है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढ पाए। ये दो वेक्टर है, टिप दिख रही है दोनों की, ये तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल ये वाला लिया जाएगा। यूं कर दूं तो ये वाला लिया जाएगा, ना कि बाहर वाला, क्योंकि छोटा ये है। फिर यूं कर दिया तो अभी भी छोटा ये है, ये लिया जाएगा। अब जब मैंने यूं कर दिया तो ये हो गया 180 डिग्री, लेकिन कंटिन्यू यूं कर दूं तो अब छोटा एंगल अंदर वाला ये वाला नहीं है। तो बताना एंगल बढ़ते 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 दो वेक्टरों के बीच में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92 ऐसे कर करके 180 हो गया दो वेक्टरों के बीच का एंगल। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू किया तो दो वेक्टरों के बीच का एंगल अंदर वाला है, ना कि बाहर वाला। तो मैं इस डेमो से यह बताना चाह रहा हूं कि जनरल लाइफ में, इवन मैथ में, दो लाइनों के बीच का एंगल आप 360 तक पढ़ जाते हो, 720 पढ़ जाते हो, लेकिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री। केवल कितना हो सकता है, 180 डिग्री, उससे बड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी क्या डेमो बताया कि यदि मैं एंगल बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है, 180 हो गया। अब यदि मैं इसको कंटिन्यू और बढ़ाऊं तो वो एक्चुअली बढ़ा नहीं, वो नीचे का एंगल लिया जाएगा जो कि कम हो गया, 179 होगा वो। समझ में आया ना, दो वेक्टरों के बीच का मैक्सिमम एंगल, जल्दी से हाँ बोलो कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल 180 ही हो सकता है, मैक्सिमम एंगल। अब चलो ये चीजें समझ में आ गई कि वेक्टर रूल क्या कहता है। कि सर आपने सबसे क्या बोला, अरे आ रहा हूं बेटा, सिल की टेंशन क्यों ले रही है, क्यों टेंशन ले रही है, ठीक है। रूल मैंने बता दिया कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल तब लिया जाता है या तो दोनों डाइवर्ज हो रहे हो और कन्वर्ज हो रहे हो, उनमें भी छोटा वाला लिया जाता है। अब उसमें क्या हो गया, उसमें यह दिक्कत थी कि वो डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि एक हो रहा है डाइवर्ज और एक हो रहा है कन्वर्ज। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको एक फिगर बताया था, अभी एक कि F1 ऐसे दिखा दो चाहे F1 ऐसे दिखा दो, एक ही बात है, अलग अलग बात है। अभी एक फिगर बताया था ना
कि ये और ये एक ही बात है, अलग अलग बात है? ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है, ठीक है। कोई इस फिगर को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फोर्स ईस्ट की ओर है, तो कोई ऐसे इसको डील कर सकता है, ऐसे समझ सकता है, कोई ऐसे समझ सकता है। तो अब इसी चीज को समझना, वो ये कि यार पहले ये बात मानते हो कि ए और बी के बीच के एंगल में भसड़ा है यहां, क्योंकि डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा। आपको करना क्या है, ये वाला फिगर दोबारा बनाता हूं मैं, जैसा है वैसे बना दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कितना 60। अब आपको करना क्या है, इस वेक्टर को जैसे इस अभी जो फिगर मिटाया है मैंने, इस वाले फोर्स को उठा के आपने यहां लगा दिया था ना, इस को उठा के यहां लगा दिया था, तो एक ही बात थी, इससे उठा के यहां लग दिया। यदि आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन छेड़े बिना उसे उठा के कहीं भी रख दो तो वही बात रहती है। तो आपने क्या किया, इसको उठा के यहां रख दिया, एक ही बात। तो इसको उठा के यहां रख दो, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको उठा के यहां रख दो, ऐसे। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा, सोचो। टेल डायरेक्शन ही तो है, आगे बढ़ा दो, इसको उठा के यहां रख दो। यदि आपको यह समझ में आ गया कि ये और ये एक ही बात है, तो इसको उठा के यहां रख दो। तो अब बताइए, ऊपर से तो नहीं पर नीचे ये जो बन रहा है, ये दोनों वेक्टर डाइवर्जिंग हो गए। तो ये जुगाड़ आपको खुद करनी पड़ेगी। एक गाना है ना, ताल से ताल मिला, है ना, एक गाना है नहीं, ताल से ताल मिला, इसमें टेल से टेल मिला, ये मिला देनी है, तो ये हो गया। अब बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, जल्दी बोलो। 120 डिग्री है ए और बी के बीच का एंगल। एक और ऑप्शन था आपके पास, मैंने कहा ना कुछ बच्चे ज्यादा होशियार है, आगे आगे बढ़ते हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक कल का वक्त और दे दो, कल का वक्त और दे दो, सब समझा दूंगा मैं कि यार 3 इडियट का वायरस नहीं हो ना, एक साथ दोनों चीज बता दूं, दोनों चीज बता दूं। अच्छा 120 कैसे, ओहो, आपने एक मिनट ऐसे समझ इच्छा कि ये लाइन, इसी लाइन को आगे खींच दिया है, इसी लाइन को आगे खींच दिया है, तो ये पूरा एंगल 180 तो ही होगा। उसी लाइन को कंटिन्यू किया है मैंने, उसी लाइन को कंटिन्यू कर दिया है, उसी लाइन से उठा के वहां पे मान रख दिया है, तो ये पूरा एंगल 120 होगा। तो ये बचा हुआ एंगल 100, वो पूरा एंगल 180 होगा, तो ये बचा हुआ 120 हो गया, ठीक है। तो अब आप बताओ, ठीक है, तो बताइए ये भी डाइवर्जिंग है और अब तो ये भी डाइवर्जिंग है, अब तो बी वेक्टर भी कॉलर उठा रहा है कि अरे अब तो एंगल निकलवा के रहूंगा। दूसरी सिचुएशन, दूसरा सिनारियो, यही फिगर को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। इस फिगर को अभी जो मैं करने जा रहा हूं, आप ए को उठा के यहां रख दो, देखना, ए को उठा के वहां से उठा के यहां उसकी टिप मिला दो, टिप से टिप मिला। तो अब बताइए, इधर से तो नहीं, इस एंगल के लिए रूल क्लियरिफाई कर दिया इन्होंने, कन्वर्जिंग हो गई। इस पॉइंट पर ए वेक्टर भी कन्वर्जिंग हो चुका है और बी वेक्टर भी कन्वर्जिंग हो चुका है, ये दोनों वेक्टर ही कन्वर्जिंग हो गए इस पॉइंट पे आके। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, इस लॉजिक से भी ए और बी के बीच का एंगल 120 ही आया। तो यहां दो वेक्टरों के बीच में, मैंने कहा ना ये कोडिंग है, अलग ही अलजेब्रा है ये, यहां आपको नए नए रूल्स मिलेंगे, नए नए रूल्स मिलेंगे, उनके साथ आगे बढ़ना है। यहां क्लियर कट है दो वेक्टरों के बीच में। अच्छा सुनिए, एक चीज और क्लियर कर दूं, यदि यहां फिजिक्स में दो एरो ऐसे हैं, देखता हूं आपको, एक ऐसे दे रखा है और एक ऐसे दे रखा है, दो वेक्टर अलग अलग दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपसे कहा इनके बीच का एंगल निकालो, तो आप इसमें से किसी भी वेक्टर को जो आपको लगे इसको इधर शिफ्ट कर देना। भाई एक वेक्टर ये दे रखा है और एक उधर दे रखा है, एक साला यहां पर और एक उधर है, और हमसे पूछा ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो कुछ मत करो, आप इसको उठा के चुपचाप यहां लगा दो, इसको उठा के यहां लगा दो। भाई ये बी वेक्टर है ना, सोचो इसको उठा के यहां लगा दोगे तो अब तो ये एंगल होगा ना इनके बीच का, ठीक है, ऐसे लगा ना कि आपका काम बन जाए। तो बताइए इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताइए, इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताइए, सिल्की और थोड़ा सोचो। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ये रहा और एक ये रहा, इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है,
अब आप आंसर और इजीली दे दोगे, अब आप आंसर और इजीली दे दोगे। इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है? ओ 90 का क्या लॉजिक आ रहा है? 90 के पीछे पड़ गई कविशा आज तो तू। इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल और इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल, कॉमा लगा के आंसर दीजिए। दिया ने ठीक बताया, उस सबने ठीक जज कर लिया। 120 निकला कैसे? मुझे दोनों आंसर चाहिए, कॉमा लगा के तब पढ़ूंगा मैं। पहला आंसर इसका होना चाहिए, दूसरा आंसर इसका होना चाहिए। इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल भूमिका ने ठीक जज कर लिया। अश्मित वेरी गुड। इच्छा ने शाम भी थोड़ा और सोच। इस एंगल, इसमें थीटा 0 डिग्री है, इसमें ए और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब सोचो कैसे? ये थीटा 0 डिग्री है, इसमें 180 है, कैसे? बेटा यदि आप इसे उठा के यहां रखोगे, ऐसे उठा के यहां रखोगे, अभी मैंने आपको ये डेमो करके दिखाया था ना, ये दो वेक्टर थे, बताइए ये दोनों यदि ऐसे हो तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? दोनों एरो एक ही दिशा में आ गए तो दोनों 0 डिग्री, यही तो करके दिखाया था। फिर बताइए यूं जा रहे, यूं जा रहे, टिक 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 90, 91, 92, टिक 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 टिक। अब एक ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल 180 हो गया ना। टिक 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 टिक, ये 0 हो गया। तो अब आप बताइए, यही तो करना है। इसको उठा के यहां रखा तो ए को बी के ऊपर, ये बी को, तो ये ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? भाई इसकी टिप को इससे, जैसे आप यहां क्या कर रहे थे, यहां पे दोनों की टिप मिलाई थी ना, टेल टेल मिलाई थी, नहीं मिलाई थी? टेल टेल से टेल मिला, तो इसकी टेल, इसको उठा के यहां में रखो, टेल से टेल मिला हो, तो दोनों वेक्टर ऐसे मिल जाएंगे, यो। इसमें जब टेल से टेल, ये टेल और इससे मिलाओगे, देखो इसमें मैंने इसको इससे मिलाया ना, इसमें भी इसको इससे मिलाओ, तो ये फिगर ऐसे ही तो बनेगा, बताइए नहीं बनेगा? और दोनों इस पॉइंट से डाइवर्जिंग है, दोनों इस पॉइंट से डाइवर्जिंग है, डेफिनेशन भी फिट हो रही है, 180 डिग्री है इनके बीच में। तो बेटा एक और चीज क्लियर कट के तुम्हें, मैथ में तब भी कंफ्यूजन होता है 0 और 180 में, सच बता रहा हूं, मैथ में तब भी कंफ्यूजन है कि दो लाइनों के बीच का एंगल 0 लेते हैं या 180 लेते हैं। वेक्टर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एरो एक ही दिशा में हो, उसे 0 डिग्री, ये भी ईस्ट की ओर है, ये भी ईस्ट की ओर है, एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री, ये ईस्ट की ओर है, ये वेस्ट की ओर है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे कल बात करेंगे, आज आपने, चलो कोई नहीं, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, कल बात करते हैं।